नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले 4 सालों में सीडीपी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। जैसे कि सीटेट 2018, सीटेट जुलाई 2019, सीटेट दिसंबर 2019 और सीटेट 2021, इन सभी पेपर को आज के इस क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार सीटेट एग्जाम में सीडीपी में आपका काफी अच्छा स्कोर होगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या इसे समीप्यता विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दोस्तों यह बताता है कि वृद्धि और विकास निकट से दूर की ओर का क्रम का अनुसरण करता है। निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार दोस्तों पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है दोस्तों कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए दोस्तों, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। यदि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अर्थात आप अपने आप को उस समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों, विधियों, मूल्यों, इन सब को आत्मसात करते हैं और उस समूह के अनुरूप अपना सामाजिकरण करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में सीडीपी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए।
व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है 12 से 18 महीने, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्ध या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और कुहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के बाद ही प्रचलित हो पाया था। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के बाद ही आईक्यू का प्रयोग प्रचलित हो पाया था। ठीक है, और 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्ध या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न तथा कुहलमान के द्वारा। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से? द्रव बौद्धिकता और रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध सोच। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नए ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत दोस्तों वाइगोस्की ने दिया था। इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है।
जबकि पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है या किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होती है। यह पियाजे का मानना है। ठीक है, और यहां पर भाषा निर्धारित आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि का। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का उपयोग करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या अन्वेषण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुमानी विधि के जन्मदाता आर्म स्ट्रांग माने जाते हैं। याद रखिएगा, आर्म स्ट्रांग माने जाते हैं। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, अर्थात वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। ठीक है, जब दोस्तों समस्या कठिन होती है तथा समस्या का समाधान प्राप्त करना आसान नहीं होता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हुए समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, अर्थात लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। उपलब्धि के आकलन को दोस्तों योगात्मक आकलन भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है उपलब्धि के आकलन की, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो याद रखिएगा, उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत
उन बालकों को भी शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, अपवंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंद बालक या इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालक। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में इन सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में ये सभी अपना समायोजन कर सकें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 1992, 1995, 1999, 2016। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर 2016 को लागू किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अर्थात कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी प्रकार के बालक सहजतापूर्वक अधिगम करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान, समायोजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सोच। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है। ठीक है, यह दोस्तों सबसे निम्न स्तर का चिंतन है जो प्रायः छोटे बच्चे, मंदबुद्धि व्यक्तियों और पशुओं में पाया जाता है। यह चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित या पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अपहरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक अर्जन, दूसरा होता है उन्नत अर्जन, तीसरा होता है प्रवीणता, चौथा प्रतिपालन, पांचवा सामान्यीकरण और छठा समस्या समाधान। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योनाश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, जजों के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, प्रतिरूपण विधि में दोस्तों बालक किसी प्रतिरूप के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देख करके सीखता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतर्क। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, अर्थात वे किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझ करके अंतर्दृष्टि या फिर सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। राइट आंसर हो जाएगा तार्किक। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह समस्या पर तार्किक विचार करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं। ठीक है, साथ ही
उसमें उनकी रुचि भी होती है और उनके वास्तविक जीवन से संबंधित भी होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। राइट आंसर हो जाएगा गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सीटेट 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। सीटेट 2021 में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को अब यहाँ पर देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक रुकावट के रूप में, या एक समस्या के रूप में, या एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, या गुण और साधन के रूप में। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक रुकावट के रूप में नहीं देखना चाहिए, एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा में बहुभाषिता को स्वीकार करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का सुझाव देती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, या बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, या अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, या अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। आप लोग बताइए बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है इसमें। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसके लिए बाल मनोविज्ञान की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाल मनोविज्ञान की जो भूमिका है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, वी.एफ. स्किनर, लेओ वाइगोस्की। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेओ वाइगोत्स्की। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बालक जिस भी आयु में कोई संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं उनका अधिगम इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी संस्कृति में वह कौशल या उपकरण कितना स्वीकार्य है, और इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका माना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। लेओ वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका माना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के लिए योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना,
लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, या अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, या दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, या बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार यह है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। और समावेशी शिक्षा दोस्तों विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर के प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से की जा सकती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। देखिए दोस्तों, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए त्रिविमीय नक्शे और चार्ट उपयुक्त सामग्री मानी जाती है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट भी उपयुक्त सामग्री मानी जाती है। इसके साथ में बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें भी उपयुक्त होती हैं, लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट यह आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अधिगम सामग्री नहीं मानी जाती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है का कोई प्रभाव नहीं होता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं।
कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अवरोधों को सुव्यवस्थित कर पाएं। इसके साथ विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पहली पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, यह दोस्तों पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना या टालना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समझना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। क्या हो जाएगा, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाठ से तात्पर्य है कि ऐसी तकनीक जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। पाठ या ढांचा निर्माण में दोस्तों शिक्षक विद्यार्थियों के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो पाठ से तात्पर्य क्या है, पाठ से तात्पर्य एक ऐसी तकनीक से है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापिका की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो पहला कथन इसमें सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यह कथन बच्चों के चिंतन के विषय में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय अन्वेषक और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए वे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, मतलब छानबीन की लालसा होती है। अधिगम एक और प्रक्रिया है, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जटिल और सक्रिय। क्या हो जाएगा? जटिल और सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम को जटिल प्रक्रिया दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि यह केवल अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण, शिक्षण या अनुभव आदि के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है। कोई भी अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहकर अधिगम कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सक्रिय रहने का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सक्रिय रहना, दोनों रूपों में सक्रिय रहना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार मध्य बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया है। इस अवस्था में बालक में मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण, विलोमीयता जैसे गुणों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक कारक है। द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विद्यालय समाज का लघु रूप होता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों जैसे कि सहयोग, परोपकार, अभिवादन, बड़ों का आदर करना
आदि सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? लेओ वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। या आप कह सकते हैं बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए दोस्तों, सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास यह परंपरागत नैतिकता स्तर का दूसरा सोपान है और इस सोपान स्तर पर बच्चों का नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था के नियमों एवं रीति रिवाजों के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक होती है, लगभग 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं और शिक्षा का आरंभ दोस्तों इसी आयु से होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। और इस अवस्था को समूह की आयु और चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। गैंग एज और स्मार्ट एज भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अनुसार दोस्तों बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं। और इनका विचार है दोस्तों कि कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बालक का बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। बाहरी दुनिया से बात करने के लिए भाषा को सीखना भी आवश्यक है और बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं और यही वार्तालाप आगे चल करके उनका चिंतन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यहाँ पर बुद्धि का प्रकार और यहाँ पर अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर दिया गया है अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि विक्रेता में पाई जाती है, क्या यह सही है? आपको बताना है। भाषिक प्रकार की बुद्धि मूर्तिकार में होती है या शारीरिक गति संवेदना बुद्धि खिलाड़ियों में पाई जाती है या स्थानिक प्रकार की बुद्धि मनोवैज्ञानिकों में पाई जाती है? इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है ये खिलाड़ियों में पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना बुद्धि। ये किस में पाई जाती है? खिलाड़ियों में पाई जाती है। शल्य चिकित्सक, धावक और अभिनेता में पाई जाती है, नृत्यकार में पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक गति संवेदना प्रकार की बुद्धि। यहाँ पर लिखा गया है अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि, यह किस में पाई जाती है? यह दोस्तों दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, इन सब में अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। विक्रेता यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। भाषिक यहाँ पर लिखा गया है, भाषिक बुद्धि दोस्तों अच्छे वक्ता और कवि में पाई जाती है। भाषिक बुद्धि किस में पाई जाती है? अच्छे वक्ता में और कवियों में। यहाँ पर मूर्तिकार लिखा गया है, यह गलत है। इसके बाद स्थानिक, स्थानिक बुद्धि दोस्तों विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, इन सभी में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लिखा गया है, यह आपका गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसे भी पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, इसे आप रुकावट एवं विघ्न के रूप में बिल्कुल नहीं देखेंगे और ना ही इसकी अनदेखी करेंगे और ना ही बच्चों की क्षमता को वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर का आंकेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बच्चों की जो गलतियां हैं या उनकी जो भ्रांत धारणाएं हैं, उन्हें आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखेंगे। ठीक है, बच्चे सीखते समय गलतियां कर सकते हैं और उनके अंदर पहले से भी भ्रांत धारणाएं होती हैं, तो इसे आप किस रूप में देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखेंगे, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। आप लोग बताइए बच्चे को किस रूप में देखा जाता है संरचनात्मक ढांचे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिल करके एक महत्वपूर्ण समस्या का अन्वेषण करते हैं या कोई अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, संबंध। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की ने पियाजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज्यादा सामाजिक कारक को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे कि भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है,
अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक गैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा दोस्तों जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्धि, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, साम्य धारण, संरक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों बालक क्षमताओं की सीमाओं में बंधा है, इसलिए वह कुछ कार्य अकेले नहीं कर पाता है, परंतु जब उसे अपने से अधिक कुशल बालक या फिर परिवार का सदस्य जैसे कि माता पिता, बड़े भाई बहन या शिक्षक उसकी सहायता करते हैं तो उसकी क्षमता और अधिक हो जाती है। अर्थात बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, यह लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलवर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन यहां पर दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कोहलबर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सोपान में किशोर उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करते हैं जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त होते हैं। और इस अवस्था में दोस्तों किशोर सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था दोस्तों लगभग 7 से लेकर के 12 वर्ष 7 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल
सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। ये सभी बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, नैदानिक, प्रकृतिवादी, अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो अंतरावैयक्तिक लिखा गया है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि में दोस्तों अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना होना चाहिए, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, और बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। यहाँ पर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा गया है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, यह दोस्तों मूल्यांकन का ना तो उद्देश्य होता है और ना ही कारण। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण माना जाता है। एक शिक्षक को दोस्तों किसी लिंग विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से बचना चाहिए और उसे पारस्परिक लैंगिक भूमिकाओं से ऊपर उठ करके शिक्षण व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? बाह्य प्रेरणा,
तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में दोस्तों अमेरिका के जॉन डीबी का विशेष योगदान रहा है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। राइट आंसर हो जाएगा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। देखिए दोस्तों, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास में दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यह दोस्तों विकास का सिद्धांत नहीं है। अन्य सभी विकास के सिद्धांत हैं, जैसे कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यह भी सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी सही है। तो पहला ऑप्शन विकास का सिद्धांत नहीं है, यही आपको बताना था, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षण योजना बनाना। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से दोस्तों शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकता है। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अवप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, यह आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता अधिगमकर्ता द्वारा धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अधिगम आसक्ता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बच्चों की। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की होती है। ठीक है, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्युतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने के समर्थ बनाती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बच्चों की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का
अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधिगम का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, ना कि स्मरण कराना या दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय के अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है दोस्तों कि सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का लक्ष्य। इसलिए किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होना चाहिए, बजाय व्यवहार प्रदर्शन के। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा दोनों बच्चों के सक्रिय सहभागिता के द्वारा ज्ञान निर्माण में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ऑप्शन दिया गया है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, तो यह दोस्तों प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, यह भी आपका सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, यह भी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। हम उम्र साथी को समझाना, यह भी आपका सही है। स्वयं से प्रश्न करना, यह भी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है?
ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह कथन दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा में दोस्तों बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या फिर बाह्य प्रभाव के कारण करता है। जैसे शिक्षक प्रशंसा या निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता, अंक आदि का प्रयोग करके बालक को बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण करते समय उदाहरणों को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ करके प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे अपने अनुभव से जोड़ते हुए अवधारणाओं को समझ सकें। ठीक है, और साथ ही बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए जो नियमों या सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होते हुए भी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हों। ठीक है, इससे वे स्वयं चिंतन करने के लिए प्रेरित होंगे और जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते हुए चलिए। सीटेट एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिए। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। किस अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। कानून एवं व्यवस्था, पश्चिम परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आदान प्रदान परंपरागत। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, तो यह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिताएं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, या यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है।
आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो यह कदम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाण या ढांचा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पाण या ढांचा निर्माण कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह लगभग 11 से 15 वर्ष, याद रखिएगा, 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है और इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, अल्बर्ट बेंडूरा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वाइगोत्स्की का मानना है दोस्तों कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से ही संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पैटर्न खोजने की एवं तर्क की
लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं, मूल्यों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना या निर्माण किया जाता है। और प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता या सुलभकर्ता की होती है और वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर के अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। और याद रखिएगा, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, या विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, या विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संबंधित विद्यार्थी में अपने वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह को दूर किया जा सके या पूर्वाग्रह दूर हो सके और
उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इसी विश्वास के साथ वह वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है, ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के सूचक हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के सूचक हैं, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम अशक्तता दोस्तों एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल दे करके, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियां का सामना करने से हतोत्साहित करके। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति जैसे कि दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता जैसे गुण होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर 2 के अंतर्गत सीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना,
निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ज्ञान को दोहराने या रटने पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उसका उपचार करना चाहिए। अर्थात यदि अरुचि का कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो उसमें सुधार करना चाहिए, और यदि विद्यार्थी से संबंधित है तो विद्यार्थी और अभिभावक से बात करके उचित निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशीय, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच
द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया का संबंध होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसमें चारों अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां भी, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना होती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में दोस्तों समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक जो है ये समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके कारण उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियां हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। देखिए दोस्तों, बालक जन्म के बाद परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे कि क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ पैर आदि हिलाने की अनुक्रियाओं का अनुकरण करता है। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर पिछले 4 सालों का PYQ सॉल्व कराया गया। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में CDP के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत से प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।